जोर जोर से हंसने लगी। पर जैसे ही आहान और मयूरी को अपनी ओर उसने घूरता हुआ पाया तो वो तुरंत शांत हो गई। उन्हें इस तरह सीरियस देखकर वो बोली, अब तुम दोनों को क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे मुझे लुक क्यों दे रहे हो? मैं जो भी जानती थी मैंने तुमको वो सब बता दिया, पर मेरे बताने के बाद भी अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो दिस इज नॉट फेयर। क्या सच में मयूरी ने ही वहाँ आग लगाई थी क्या? बताओ। उसकी बात सुनकर आहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या उस हादसे के बाद ही त्रिपाठी फैमिली ने अपना हेड चेंज कर दिया? ये सुनकर माही हैरान रह गई और अपना सिर नाम हिलाते हुए बोली, उन्होंने अपना हेड बदला नहीं था, बल्कि अभी भी वही इंसान उनका हेड है। पर एज ज्यादा होने की वजह से उनकी तबीयत कुछ सालों से ठीक नहीं रहती है और पिछले कुछ सालों से तो उन्होंने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया है। इसलिए आजकल त्रिपाठी फैमिली के सबसे बड़े बेटे सुमित त्रिपाठी ही सब कुछ संभाल रहे हैं। उसने कुछ देर रुककर फिर कहा, पर इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। त्रिपाठी फैमिली के हेड इसलिए तो अपने बेटे को इतने सालों से सब कुछ सिखा रहे हैं ताकि वो एक दिन सब कुछ खुद संभाल सके। बल्कि इस बार तो उन्होंने मिस्टर सुमित को ही बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को भेजा है। तभी रमेश वहाँ भागते हुए आया और बोला, साहब हॉस्पिटल से अभी अभी फोन आया था, विक्रांत साहब की हालत ठीक नहीं है। विक्रांत के साथ सुहाना हॉस्पिटल में अकेली थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। विक्रांत की ऐसी सिचुएशन देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो सकती थी, इसलिए आहान और मयूरी तुरंत हॉस्पिटल चले गए। विक्रांत को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया। सुहाना ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ी थी। आहान ने वहां पहुंचते ही सुहाना से पूछा, विक्रांत की हालत कैसी है? और उसकी बात सुनकर सुहाना कुछ नहीं कह सकी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मयूरी उसे देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसे अब ये बात रियलाइज हो रही थी कि विक्रांत ने आखिर सुहाना को खुद से दूर क्यों रखना चाहा। तभी वहां मेहुल आकर बोला, विक्रांत सर को अचानक हार्ट अटैक आ गया था, उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया पर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। सुहाना ने इस वक्त मयूरी के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मयूरी विक्रांत ठीक तो हो जाएंगे। पर मयूरी उससे कुछ नहीं बोल पाई। सुहाना ने कहा, कल ही तो हमने अपने बेबी का नाम डिसाइड किया था और उसने मुझे कहा था कि वो अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए डॉक्टर की सारी बात मानेगा, पर अचानक ही उसे फिर से हार्ट अटैक आ गया। सुहाना लगातार बोलती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मयूरी ने उसे गले लगा लिया और बोली, सुहाना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा यकीन है, वो तुम्हारे और विक्रांत के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस तुम हिम्मत रखो, तुम्हें अपने बेबी के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। और फिर तुम भी तो कहती हो कि मिरेकल्स होते हैं, तो आज वो मिरेकल होकर रहेगा। फिर वो तीनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही वेट करने लगे। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से निकलकर एक डॉक्टर आए और बोले, डोंट वरी, हमने मिस्टर विक्रांत को बचा लिया है। इस बार वो हॉस्पिटल में ही थे, इसलिए हम टाइम पर ही उनका ट्रीटमेंट कर पाए। और मुझे अब भी डर है कि मिस्टर विक्रांत। पर जैसे ही उन्हें ध्यान आया कि सुहाना प्रेग्नेंट है, वो कहते कहते रुक गए। फिर वो विक्रांत को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने का कहकर केबिन में जाने लगे। मयूरी सुहाना को लेकर वार्ड में चली गई, पर आहान तुरंत डॉक्टर के पीछे उनके केबिन में गया। अंदर आकर उसने केबिन का दरवाजा बंद किया और बोला, डॉक्टर विक्रांत के पास अब कितना टाइम है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मिस्टर विक्रांत की हालत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज लेने के लिए बहुत ज्यादा हाई डोज की दवाइयां लेनी शुरू कर दी। मैंने उन्हें कहा भी था कि अगर एक बार हाई डोज की दवाइयां लेनी स्टार्ट कर दी तो नॉर्मल मेडिसिन कोई असर नहीं दिखा पाएंगी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और इसके साथ ही उन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन लेना भी शुरू कर दिया। पिछले दिनों उनके इमोशनल लेवल पर इतने उतार चढ़ाव आने की वजह से आज उनके दिल की बीमारी इतने बुरे स्टेज तक पहुंच गई है। सच कहूं तो अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने वो सब किया। अब तो उन्हें कोई करिश्मा ही बचा सकता है। अब आप लोगों को भी ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मिस्टर विक्रांत कभी भी। इतना कहकर वो चुप हो गए। आहान भी उनकी बात समझ गया था कि विक्रांत कभी भी खत्म हो सकता था। फिर डॉक्टर की बात जानने के बाद आहान वापस वार्ड में आया। विक्रांत इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। सुहाना इस वक्त बहुत शांत बैठी थी। तभी अचानक उसने कहा, क्या आप लोग कुछ देर के लिए विक्रांत का ध्यान रख सकते हैं? मैं सोच रही थी कि मैं घर जाकर उसके लिए कुछ कपड़े ले आऊं।
उसे हॉस्पिटल के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मयूरी ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? सुहाना ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मेहुल को अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर सुहाना और मेहुल विक्रांत के बंगले पर पहुंच गए और जैसे ही अंदर जाने लगे सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए। सिक्योरिटी गार्ड ये सब विक्रांत के दोनों चाचा चाची के कहने पर कर रहा था। विक्रांत के दोनों चाचा ने उसे शाख और ऑपरेशन में सिर्फ विवेक व्यास की वजह से ही एंट्री दी थी। विक्रांत उन्हीं का मुंह बोला बेटा था। उसके चाचा विवेक व्यास का फायदा उठाकर दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहते थे। इनमें से किसी को भी विक्रांत की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्रांत के काम को देखकर कंपनी के शेयर होल्डर भी उसे ही कंपनी का सीईओ बनाना चाहते थे, पर यह बात उसके चाचा चाची को पसंद नहीं थी। पर कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा हिस्सा मिलने के बाद उन्होंने विक्रांत से दूरी बना ली थी। पर आज ये अचानक यहाँ वापस आ गए थे। वो लोग सुहाना और मेहुल की इंसल्ट करने लग गए थे। वो नहीं चाहते थे कि विक्रांत की सारी प्रॉपर्टी सुहाना या किसी बाहर वाले के पास जाए। वो लोग सुहाना को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगे, पर सुहाना नहीं मानी। उन्होंने सुहाना को महेंद्र सोलंकी का नाम लेकर भी डराने की कोशिश की, पर उन्हें नहीं पता था कि वो सुहाना की ही डैड हैं। विक्रांत की छोटी चाची ने कहा, विक्रांत का रिश्ता होगा भी तो सिर्फ सोलंकी फैमिली की इकलौती बेटी से, न कि तुम जैसी दो कौड़ी की एक्ट्रेस से। तभी सुहाना ने कहा, मैं ही सोलंकी फैमिली की इकलौती बेटी सुहाना सोलंकी हूँ। पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उसका मजाक बनाने लगे और उसे सबक सिखाने के लिए महेंद्र सोलंकी को कॉल लगा दिया। पर जैसे ही महेंद्र सोलंकी ने अपनी बेटी के बारे में ये सब सुना तो वो विक्रांत के चाचा चाची पर गुस्सा हो गए। सुहाना की सच्चाई पता लगने पर वो घबरा गए और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। सुहाना अपने डैड से बात करने लगी, पर उसने अपने डैड को अपनी प्रेगनेंसी या विक्रांत की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया और फोन कट कर दिया। फिर सुहाना विक्रांत के कपड़े लेकर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में अभी तक विक्रांत को होश नहीं आया था और मयूरी वहीं पास में बैठकर त्रिपाठी फैमिली के बारे में सोच रही थी और आहान विंडो के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। फिर सुहाना ने वहां पहुंचकर कुछ कहा, मैं आ गई, अब आप लोग आराम से घर जाइए, मैं आज यहीं रुकूंगी। मयूरी ने कहा, सुहाना तुम्हें वापस आने में इतनी देर कैसे हो गई, सब ठीक है ना? जैसे ही मेहुल ने मयूरी को विक्रांत के घर पर हुई बात के बारे में बताना चाहा, सुहाना ने उसे इशारा करके रोक दिया और मयूरी से कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सामान पैक करने में देरी हो गई। तभी आहान उसके पास आया और विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि विक्रांत को होश में आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मयूरी तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। सुहाना ने धीरे से कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्रांत भी बिल्कुल ठीक है, अब आप दोनों भी ज्यादा परेशान मत होइए, मैं अगर विक्रांत के साथ रहूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सुहाना को ठीक देखकर मयूरी भी थोड़ा रिलैक्स हो गई और फिर आहान के साथ वापस चली गई। वापस जाते वक्त मयूरी कार में बैठी कुछ सोच रही थी। आहान ने जब उसे इस तरह सीरियस देखा तो बोला, तुम क्या सोच रही हो? उसकी आवाज सुनकर मयूरी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, आपने कुछ कहा क्या? आहान ने उसे अपने करीब खींच लिया और प्यार से गले लगाते हुए बोला, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मयूरी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या विक्रांत सच में, मेरा मतलब अगर सच में कोई करिश्मा नहीं हुआ तो, पर अगर विक्रांत को कुछ हो गया तो सुहाना। इतना कहते कहते मयूरी चुप हो गई। वो इस बात को बोल नहीं पा रही थी कि सुहाना विक्रांत के बिना बहुत अकेली हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने आहान को कसकर पकड़ते हुए कहा, जब मैं सुहाना को विक्रांत की चिंता करते हुए देख रही थी तो मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लगा। अगर किसी दिन हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं कान्हा जी से बस यही प्रे करूंगी कि आपको कुछ भी ना हो, बस जो कुछ भी हो मुझे हो। आहान ने उसे अपनी बात पूरी करने भी नहीं दी थी और उससे पहले ही उसके होठों पर किस करते हुए बोला, मयूरी चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। भले ही हमारी लाइफ में कुछ भी हो, पर तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर उसने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, मैंने तो ये भी सोच कर रखा है कि अगर कभी हम दोनों को कुछ हो गया तो हम परी को आर्यन रायचंद को दे देंगे, वही उसका ध्यान रखेगा। अगर हम नहीं हुए तो हमारी बेटी से वो उसे अच्छी तरह संभाल लेगी और उसे खूब परेशान करेगी। मैं उसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। मयूरी इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी।
वो अभी भी ये सोच रही थी कि किसी दिन अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो परी का क्या होगा। उसे अपनी मॉम डैड दोनों से अलग होना पड़ेगा। पर सच में अहान की बातों में जैसे कोई जादू था। चाहे जैसी सिचुएशन हो, पर उसकी बातें मयूरी को रिलैक्स कर देती थी। उसने एक बार फिर विक्रांत के बारे में कहा, अगर सुजल यहाँ होती तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ एक अच्छी नर्स अगर उसका पूरे टाइम ध्यान रखेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पर इस वक्त सभी सिचुएशन मयूरी की सोच से अगेंस्ट थी। एक तो सुजल एयरपोर्ट से गायब हो गई थी, ऊपर से त्रिपाठी फैमिली का भी अलग ही मैटर चल रहा था। कुछ देर सोचते हुए उसने फिर अहान से कहा, इतना सब समझने के बाद भी मुझे त्रिपाठी फैमिली के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या बिजनेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है? अहान ने कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस को त्रिपाठी फैमिली ही ऑर्गेनाइज कर रही है। इस वक्त कॉन्फ्रेंस में बहुत दूर दूर से बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, इसलिए पहले ही एंट्री स्टार्ट कर दी जाएगी। हम लोग कल से ही उस होटल में जा सकते हैं जहां ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, ये ठीक रहेगा। क्या पता बाय लक हमें कॉन्फ्रेंस से पहले ही त्रिपाठी फैमिली से मिलने का चांस मिल जाए। वैसे भी उनकी फैमिली में काफी हैंडसम लड़के हैं। पर अगले ही पल उसे अहान का ध्यान आया, जो हैंडसम लड़कों का नाम सुनकर उसे अपनी नाराजगी वाली नजरों से देख रहा था। फिर वो उसकी तरफ प्यार से स्माइल करते हुए बोली, आई मीन उस फाइल में त्रिपाठी फैमिली के लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल बताए गए हैं, पर मुझे लगता है कि उनमें ऐसी भी कोई बात नहीं है। और रही बात हैंडसम होने की, तो आपसे ज्यादा हैंडसम तो कोई हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने मन में बोला, इसे बोलते हैं मक्खन लगाना। रायजादा मेंशन आने के बाद अहान ने रमेश को अपना सामान पैक करने को कहा। बिजनेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में होने वाली थी। शनाया ज्वेलर्स कॉन्फ्रेंस में आने वाली सभी कंपनीज में से सबसे मेन थी, और बहुत से लोग तो अहान रायजादा से मिलना भी चाहते थे। मयूरी शनाया ज्वेलर्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर थी, इसलिए उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो लगातार प्रेजेंटेशन बनाने में लगी हुई थी। उसे ऐसे देख अहान ने उसके पास जाकर कहा, अगर तुम्हारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए और लोगों को भी काम पर रखा जा सकता है। उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर अहान थोड़ा परेशान हो गया था। पिछले 2 दिनों से मयूरी त्रिपाठी फैमिली की इंफॉर्मेशन पढ़ने में लगी हुई थी, और अब बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी की वजह से उसे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम बस खत्म होने ही वाला है। अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं तो आप मुझे ही दे दीजिए, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगी, और जब भी आप मुझे परेशान करेंगी तो मैं भले ही इस वक्त मयूरी मजाक कर रही थी, पर अहान ने अगले ही सेकंड उसके सामने एक कार्ड रखते हुए कहा, ये लो, इस कार्ड में मेरा सारा पैसा है, इसे तुम ही संभालो अब, पर मुझे हर महीने मेरी पॉकेट मनी देना मत भूलना। ये सुनकर मयूरी ने पहले उस कार्ड की तरफ देखा और फिर हैरानी से अहान की तरफ देखने लगी। ये देखकर मयूरी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। उसने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, क्या इस कार्ड से रिलेटेड अकाउंट में आपका सारा पैसा है? अहान ने कहा, हाँ, तुम्हें अच्छा लगा ना? मयूरी कुछ देर तक उस कार्ड को ही देखती रही और फिर मजाक करते हुए बोली, अब आपका सारा पैसा मेरे हाथ में है। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके सारे पैसे और परी को लेकर किसी हैंडसम लड़के के साथ भाग गई तो? उसकी बात सुनकर अहान ने शांत होते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मयूरी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा था कि उसके ऐसा कहने पर अहान उससे कहेगा कि वो उस पर बहुत यकीन करता है और उससे बहुत प्यार करता है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाइडो किसी भी बात को सीधी तरीके से कह दे, घमंडी कहेगा। उसे देख अहान ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, जो कार्ड तुम्हारे हाथ में है वो एक सप्लीमेंट्री कार्ड है, और ओरिजिनल कार्ड अभी भी मेरे पास है। तुम अगर इसमें से एक भी पैसा खर्च करोगी तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा, और मुझे ये भी पता लग जाएगा कि तुम उस वक्त कहाँ पर हो। मैं इमीडिएटली कार्ड बंद करवा सकता हूँ और तुम्हें वापस पकड़कर अपने पास लेकर आ सकता हूँ, इसलिए अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मयूरी एकदम हैरान रह गई। वो अपने हाथ में पकड़े हुए उस कार्ड को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बारूद से भरा बम हो। उसने अगले ही पल कार्ड को खुद से दूर फेंक दिया था। जहां मयूरी को इस बात की खुशी थी कि वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाली थी, वहीं अहान को लग रहा था कि मयूरी इसलिए खुश है क्योंकि उसे वहां हैंडसम लड़कों से मिलने का चांस मिल जाएगा। इसलिए जैसे ही मयूरी ने अपना लैपटॉप बंद किया, अहान उसे अपनी गोद में उठाकर
तुरंत बेडरूम में ले। मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, आहान रुकिए। मयूरी ने सोचा कि आहान उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने अपने बेडरूम में लेकर जा रहा था, पर आहान ने उसे ले जाकर अपने बेडरूम के काउच पर बैठा दिया। ये देख मयूरी दंग रह गई। फिर आहान ने मयूरी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मयूरी तुम्हें याद है जब हमने डेट करना स्टार्ट किया था तो तुमने तब कुछ रूल्स बनाए थे? मयूरी ने हैरान होकर कहा, हाँ मुझे याद है, पर आप उसके बारे में आप क्यों कह रहे हैं? आहान ने कहा, तुमने मेरे लिए अगर कुछ रूल्स बनाए थे तो तुम्हें भी मुझसे कुछ वादे करने चाहिए। मयूरी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। तभी आहान ने कहा, अच्छा तुम बस मेरी ये एक बात मान लो, मेरे लिए वो भी काफी है। उसने आगे कहा, तुम मेरे सामने या मेरे पीछे किसी और भी लड़के को देखोगी भी नहीं, फिर चाहे वो कितना भी हैंडसम क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ सेकंड उसे देखती रह गई और फिर बोली, ठीक है, पर आप फिर भी खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। जब माही यहाँ आई थी तो कैसे आप उसे घूर घूर कर देख रहे थे? आहान ने हैरान होकर कहा, क्या माही चंदेल खूबसूरत लड़की है? आहान की बात सुनकर मयूरी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, वो खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की शायद ही कहीं होगी। जरूर इनकी आंखों में ही कोई प्रॉब्लम है। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, आहान ने कहा, पता नहीं, पर मैंने कभी भी उसके चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इस बार फिर आहान और मयूरी की बहस में आहान जीत गया था, क्योंकि भले ही आहान ने माही का चेहरा देखा हो या ना देखा हो, पर उसकी इस बात ने मयूरी को बहुत खुश कर दिया था। फिर वो अपनी सफाई देते हुए बोली, मैं भी लड़कों को उस तरह नहीं देखती जैसा आप समझते हैं, वो तो बस ऐसे ही मेरी नजर उन पर चली जाती है। ये सुनकर आहान ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए बोला, एक लड़की जो हैंडसम लड़कों की लिस्ट बनाकर अपने पास रखती है और सारे दिन हैंडसम लड़कों के बारे में ही बातें करती है, उसके मुंह से ऐसी बातें बहुत अजीब लगती है। कुछ देर इसी तरह बात करते रहने के बाद आहान मयूरी को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह उन्हें बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी निकलना था, पर शायद छोटी सी परी को इस बारे में पता लग गया था कि उसके मॉम डैड कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो भी चुपचाप उनके रूम में आई और मयूरी के गले लगकर सो गई थी। सुबह जब मयूरी की नींद खुली तो उसने खुद को दोनों बाप बेटी के साथ पाया। वो दोनों मयूरी से पहले ही जाग गए थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। मयूरी तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, आज इतनी जल्दी सुबह हो गई? इतना कहकर वो बेड से उठने लगी, पर उसे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, क्या आप मेरी बेटी को दोबारा परेशान कर रहे हैं? इतना कहकर वो परी को अपनी गोद में उठाने लगी। तभी आहान ने धीरे से उसके करीब आकर कहा, मैं नहीं, बल्कि वो मुझे परेशान कर रही है। जैसे ही मयूरी उसे गोद में उठाने लगी, उसे तुरंत समझ आ गया कि परी ने सोते हुए अपने कपड़े गीले कर दिए थे। उसने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि आहान के कपड़े भी गीले कर दिए थे। आहान ने नाराज होते हुए कहा, मयूरी अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कौन किसे परेशान कर रहा है? परी हमेशा नींद में इधर उधर घूमती रहती थी। आज भी वो नींद में आहान के ऊपर चढ़कर सो गई थी, जिसकी वजह से आहान की यह हालत हुई थी। परी जानती थी कि आज उसने सच में गलती की है, इसलिए वो आहान के गुस्से से बचने के लिए मयूरी के पीछे जाकर छिप गई। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर मयूरी बोली, आहान आप उसे ऐसे मत देखिए, वरना वो डर जाएगी। उसने कुछ भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी गीली शर्ट उतारते हुए कहा, किसने कहा कि मैं परी को परेशान कर रहा हूँ? फिर उसने परी को अपनी गोद में लिया और अलमारी से उसकी दूसरी पैंट निकालकर चेंज करने लगा। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि आहान को ये सब करने की आदत थी, क्योंकि मयूरी से पहले भी वो उसका ध्यान रखता था। जब परी ने देखा कि उसके ऐसा करने पर जब आहान ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा, तो उसने प्यार से आहान के गालों पर किस करते हुए कहा, माय डैडी इज द बेस्ट डैडी। इतना कहकर वो बाहर खेलने के लिए चली गई। वहीं मयूरी आहान को देख रही थी, जो अब बिना शर्ट के ऐसे ही खड़ा था। आहान एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था, इसलिए उसकी मस्कुलर बॉडी दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। इसलिए मयूरी चाहकर भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रही थी। अचानक उसे जब ये रियलाइज हुआ कि आहान उसे ही देख रहा है, तो वो शर्मा गई और बात बदलते हुए बोली, आज आपको क्या हुआ? उस दिन तो जब परी ने आपके कपड़े गीले कर दिए थे तो आपने न जाने कितने ही बार शावर लिया था, तो फिर आज? पर इससे पहले कि मयूरी अपनी बात खत्म कर पाती, आहान उसके करीब आकर बोला, मेरी बेटी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारे जागने से पहले ही परी ने वादा किया है कि अगले 1 महीने तक अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसकी बात सुन मयूरी ने अपने मन में कहा, इससे बड़ा बिजनेसमैन कोई और नहीं हो सकता। फिर वो दोनों कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गए।
प्रिया भी नीचे उनका ही वेट कर रही थी। उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में रिया ने उसे बताया, बॉस, हमारी कंपनी की टीम के अलावा आपके कहने पर सिक्योरिटी के लिए पहले से 2 गुने बॉडीगार्ड भी जा रहे हैं। वो लोग हमेशा मिस मयूरी के आसपास ही रहेंगे। मयूरी पिछले 2 दिन से काफी बिजी रहने की वजह से बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने आहान के कंधे पर सिर रखा और आंख बंद करके बैठ गई। मयूरी थोड़ा घबराई हुई थी। वो धीरे से बोली, हम लोग बस एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। शायद पिछली बार मेरे साथ उस शहर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, पर मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना आहान? कहते कहते कुछ ही देर में वो सो गई। कार से उतरने के बाद भी उसने आहान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसे इस तरह डरा हुआ देखकर आहान ने कहा, क्या प्रिंसेस को भी मरने से डर लगता है? मयूरी ने तुरंत कहा, हाँ, आज मुझे सच में डर लग रहा है। मयूरी को उस पर इतना यकीन करते हुए देखकर आहान मन ही मन बहुत खुश हुआ था। मयूरी को भी पूरा यकीन था कि आहान उसे कुछ नहीं होने देगा। उसकी बात सुनकर आहान ने स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मेरे थोड़ा और करीब आ जाओ मयूरी, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, देख लीजिए आहान, अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो आपको भी अपने साथ खींच कर लेके जाऊंगी। और मरने के बाद अगर भगवान मुझे दोबारा जन्म देना चाहेंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि मुझे इस जन्म में जो भी अच्छी यादें हैं वो सभी मुझे अगले जन्म में भी याद रहें। समझाए छे कि रिपीट करो? आहान ने कहा, और अगर मैं तुम्हें अगले जन्म में मिला तो क्या तुम मुझे पहचान लोगी? मयूरी ने कहा, बिल्कुल। इस एक शब्द ने आहान के दिल को खुश कर दिया। और अगले ही सेकंड मयूरी फिर बोली, अगर आप अगले जन्म में भी इतने ही हैंडसम हुए तो मैं जरूर आपके पास लौट आऊंगी, वरना। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी। वैसे तो आहान को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसकी खिलखिलाती हंसी देखकर उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया। फिर उसने उसे अपने करीब खींचा और एयरपोर्ट के बाहर जाने लगा। शनाया ज्वेलर्स की बाकी की टीम बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगले दिन आने वाली थी। माही पहले ही उन्हें लेने एयरपोर्ट पर आ चुकी थी। एक्चुअली माही वापस यहाँ अपने शहर आ चुकी थी। जब उसने देखा कि आहान ने एक हाथ मयूरी के कंधे पर रखा है और दूसरे हाथ में बैग पकड़ा हुआ है, तो ये देखकर वो तुरंत आगे आकर बोली, क्या बात है? अगर मुझे कोई पहले ये कहता कि आहान रायजादा जैसा पत्थर दिल इंसान किसी का इतना ख्याल भी रख सकता है तो मैं उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, पर आज तो अपनी आंखों से देख लिया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली कुछ महीनों पहले तक मैं भी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। आहान खड़ा खड़ा उन दोनों के चेहरे देखता रहा, पर कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद माही उन्हें एक कार में बैठाकर उनके होटल में ले जाने लगी। कार में बैठने पर आहान ने माही से कहा, क्या त्रिपाठी फैमिली के लोग वहाँ आ चुके हैं? त्रिपाठी फैमिली का नाम सुनते ही मयूरी भी माही की तरफ देखकर ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। माही ने कहा, मुझे पता लगा है कि त्रिपाठी फैमिली ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सभी अरेंजमेंट्स देखने के लिए किसी को वहाँ भेजा है। मैं ये तो नहीं जानती कि वहाँ कौन आने वाला है, पर मैं होटल तक जाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम लोग होटल में अपना सामान वगैरह रखो और खाना बनाओ, तब तक मैं भी कुछ और पता लगाने की कोशिश करती हूँ। माही की फैमिली को उत्तराखंड में काफी पावरफुल समझा जाता था। उसके साथ रहने से आहान और मयूरी को भी काफी हेल्प मिल रही थी। जल्द ही वो लोग होटल भी पहुंच गए। कंपनी के सीईओ के लिए वहाँ स्पेशल स्वीट बुक किया गया था। मयूरी भी उस रूम में आ गई। जब उसने विंडो से कर्टन्स हटाए तो बाहर का सुंदर नजारा देखकर वो खुश हो गई और बोली, त्रिपाठी फैमिली ने सच में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किया है। अगर मैं यहाँ एक रात भी रुक गई तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तभी जैसे उसे कुछ याद आया और वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरा रूम भी ऐसा ही होगा? आहान उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम्हारा रूम? उसने कहा, हाँ, मैं शनाया ज्वेलर्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड हूँ। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मेरे लिए भी तो एक रूम बुक किया होगा ना? आहान उसे कुछ सेकंड्स तक देखता रहा और फिर बोला, शायद तुम्हारे लिए कोई रूम नहीं है, क्योंकि मैंने जो लिस्ट रूम बुक करने के लिए असिस्टेंट को दी थी उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। इसलिए मेरे साथ इस रूम में सोने के अलावा तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम सड़क पर सो सकती हो। मयूरी के पास अब आहान के साथ उसके रूम में रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रूम में सामान रखने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। आहान ने मयूरी से मजाक करते हुए कहा, मयूरी, हमारे पास सिर्फ एक ही रूम कार्ड है।
इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, वरना अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम्हें बाहर ही सोना पड़ेगा। क्या आहान और मयूरी आज कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, जहाँ त्रिपाठी फैमिली ने सभी गेस्ट्स के रुकने के अरेंजमेंट्स किए थे। मयूरी ने आहान से होटल में अपना कमरा बुक होने की बात पूछी तो उसने जवाब दिया कि उसके लिए अलग से कोई रूम बुक नहीं है। अगर वो उसके साथ नहीं रही तो उसे रूम के बाहर ही रहना पड़ेगा। उसकी इस बात पर मयूरी चुपचाप अपना सिर हिलाने लगी। तभी वहाँ माही भी आ गई और उन दोनों को वहाँ मौजूद देखकर बोली, अब ये ड्रामेबाज कपल यहाँ की बातें कर रहा है। बाय द वे, मुझे खबर मिली है कि मिस्टर सुमित त्रिपाठी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए फॉरेन गए हुए थे और वो आज ही वापस आए हैं। मुझे अभी पता लगा है कि यहाँ का मैनेजमेंट देखने के लिए वो खुद यहाँ आएंगे। माही ने पहले से ही रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया हुआ था। वो उन्हें उस टेबल तक ले गई और बोली, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को खाने में क्या पसंद है, पर मैंने इस शहर की कुछ स्पेशल डिशेस ऑर्डर की हैं। तुम दोनों एक बार ट्राई करो, अगर पसंद नहीं आए तो हम कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। मयूरी ने घबराहट के मारे पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया था और इस वजह से अब उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो तुरंत माही चंदेल की ऑर्डर की स्पेशल डिश टेस्ट करने लगी। वो डिश सच में बहुत टेस्टी थी। मयूरी ने जैसे ही उस डिश को टेस्ट किया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो पहले भी ये डिश खा चुकी थी। इस बात से मयूरी हैरान थी और उसने फिर एक बार इस डिश को टेस्ट करके देखा और धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ये पहले भी खा चुकी हूँ। जैसे ही मयूरी आहान को उस डिश के जाने पहचाने टेस्ट के बारे में बताने वाली थी, उसे अपने दिमाग में कुछ ब्लर हो चुकी मेमोरीज याद आने लगी। तब उसने आहान से कहा, शायद मुझे इस डिश के बारे में कुछ याद आ रहा है। मयूरी के दिमाग में जो ब्लर मेमोरीज आ रही थी, उन्हें याद करके उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वही स्पेशल डिश उसे खिलाते हुए कह रहा हो, मयूरी ये डिश खाकर देखो, ये सच में बहुत टेस्टी है। पर वो अपनी मेमोरी में उस इंसान का फेस याद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी सभी यादें धुंधली हो चुकी थी और उसके दिमाग में कंटिन्यू यही सब बातें गूंज रही थी। उसने अपने मन में कहा, आखिर वो इंसान कौन था जो मुझे ये डिश टेस्ट करने को कह रहा था? कहीं वो मेरी मॉम तो नहीं थी? उसे ऐसे परेशान देखकर आहान ने उससे कहा, अगर याद नहीं आ रहा तो दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो और आराम से खाना खाओ। फिर आहान ने उसका फेवरेट पनीर टिक्का उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। जब उसने देखा कि मयूरी अब रिलैक्स होकर खाना खा रही है, तो वो माही से बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने लगा। मयूरी चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी, पर उसके दिमाग में अभी भी दो लोगों की धुंधली यादें घूम रही थी, जिसमें एक औरत के साथ एक आदमी भी था। वो दोनों एक किचन में खड़े थे, जिसमें वो औरत कुछ पका रही थी और वो आदमी बहुत प्यार से दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। फिर वो आदमी धीरे से उस औरत के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, इतना काफी है, परी इतना सारा खाना नहीं खा पाएगी। परी? मयूरी अपने मन में सोचने लगी, क्या ये लोग मेरा नाम ले रहे थे? और वो दोनों हैं कौन? और बार बार मेरी यादों में मुझे उनकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है और मैं उनका चेहरा ठीक से क्यों नहीं देख पा रही हूँ? मयूरी यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक किसी का फोन बजने लगा। जब उसने अपने आसपास देखा तो पता लगा कि माही का फोन बज रहा था। फोन के रिंग करने पर माही ने कॉल रिसीव किया और कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रखते हुए कहा, सुमित त्रिपाठी की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, हमें जल्दी जाना होगा। उसकी बात सुनते ही मयूरी खाना बीच में ही छोड़कर उठने लगी, पर आहान ने उसे रोक लिया और कहा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, हम उन लोगों से मिल ही लेंगे, पर पहले तुम अपना खाना खत्म करो। इतना कहकर उसने मयूरी की प्लेट में और खाना परोस दिया, पर मयूरी अब भी वही सब सोचती जा रही थी। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसे जो धुंधली सी यादें दिखाई दे रही थी, क्या उसमें जो लोग थे वो उनसे मिल चुके हैं या फिर ये सब बस उसका वहम है। खाना खाने के बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगे, तब माही के पास फिर एक कॉल आया, जिससे उसे पता चला कि सुमित त्रिपाठी एयरपोर्ट से सीधा अपने बंगले के लिए निकल गए हैं। उनके बंगले पर पहुंचना इतना इजी नहीं था, इसलिए वो लोग अब उनसे सिर्फ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ही मिल सकते थे। फिर जैसे ही वो लोग होटल की लॉबी तक पहुंचे, मयूरी एक जगह रुककर कुछ देखने लगी। उसे अचानक इस तरह रुकते हुए देखकर आहान ने उससे कहा, क्या हुआ मयूरी? फिर मयूरी ने होटल के मेन गेट पर खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इंसान तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे
पर इससे पहले कि वो आहान को कुछ बोल पाती, माही ने हैरान होते हुए कहा, ये क्या? ये तो अपने बंगले पर जाने वाले थे, यहाँ कैसे आ गए? तुम दोनों जानते हो वहाँ कौन है? वहाँ जो आदमी खड़ा है वो त्रिपाठी फैमिली का हेड और इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान सुमित त्रिपाठी ही है। सुमित त्रिपाठी का नाम सुनते ही मयूरी ने तुरंत उस ओर फिर से देखा। उसने पहले सोचा भी नहीं था कि वो जिस आदमी के बारे में आहान को बताने वाली थी वो ऐसे अचानक उसके सामने ही खड़ा दिखाई देगा। वो हैरानी से वहीं खड़ी रह गई। पर जब तक वो लोग सुमित त्रिपाठी से मिलने आके जाते तब तक वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। वो वहीं खड़े उसे जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। तभी माही ने गुस्से में कहा, हम आज उनके इतने पास आकर भी उनसे नहीं मिल पाए। अगर हमें उनके यहाँ आने के बारे में पहले से ही पता होता तो हम रेस्टोरेंट से थोड़ा जल्दी बाहर आ जाते। पता नहीं मेरे आदमी आखिर कर क्या रहे हैं। उन्होंने मुझे ये खबर क्यों नहीं दी कि सुमित त्रिपाठी यहाँ होटल में आने वाले हैं। निकम्मे, किसी काम के नहीं है। उसकी बात सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा और मयूरी के करीब जाकर बोला, तुम अभी कुछ देर पहले मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही थी मयूरी? मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आहान को अपनी यादों के बारे में बताए, क्योंकि वो तो खुद ठीक से उन लोगों को पहचान नहीं पा रही थी। वो अपने मन में सोचने लगी, कहीं सुमित त्रिपाठी मेरे डैड तो नहीं? फिर उसने अचानक माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या सुमित त्रिपाठी की वाइफ और बच्चे हैं? माही ने तुरंत कहा, बिल्कुल, उनकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत पहले उन्हें एक बार बहुत दूर से देखा था तो वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आ गई हो। मयूरी ने फिर पूछा, क्या उनकी कोई बेटी भी है? मयूरी मन ही मन इस वक्त बहुत कंफ्यूज थी। उसकी बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता उनकी एक बेटी भी है? लगता है यहाँ आने से पहले तुम लोग त्रिपाठी फैमिली पर अपना अच्छा होमवर्क करके आए हो। तुम्हें तो उन फैमिली मेंबर्स के बारे में भी पता है जिन्हें उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा है। माही ये बात जानती थी कि मयूरी ने अभी अभी उससे ये जो 2 सवाल किए थे उसका जिक्र उन फाइलों में नहीं था जिसे वो इतने दिनों से पढ़ रही थी। त्रिपाठी फैमिली की एग्जैक्ट फैमिली इंफॉर्मेशन निकालना सच में बहुत मुश्किल बात थी। माही ने कुछ देर बाद कहा, वैसे सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन कहा जाता है कि सुमित त्रिपाठी की बस एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है, और वो बेटी आज तक दुनिया के सामने नहीं आई है। इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बात सच है या झूठ। फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वापस जाकर अपने डैड के साथ अपनी कंपनी की तरफ से बिजनेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। मैं अब चलती हूँ। अगर मुझे त्रिपाठी फैमिली के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी तुरंत। मयूरी ने कहा, ओके, ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो भी अपनी पॉकेट में हाथ डाले वहां से जाने लगी। उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थी। वो यही सब सोचते सोचते जब लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक पहुंची तब उसे ध्यान आया कि उसके पास तो रूम कार्ड ही नहीं है। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, रूम कार्ड तो आहान के पास है और मैं उन्हें लॉबी में ही छोड़कर यहाँ आ गई। आहान वहीं दूर खड़ा नाराज नजरों से मयूरी को ही घूर रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो, फाइनली तुम्हें मेरा ध्यान आ ही गया। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, इसलिए जल्दी से आकर मुझे मना लो, वरना। मयूरी जल्दी से उसके पास आ गई। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट की तरफ आए। आहान ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मयूरी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा माही की फिक्र करती हो। तुम्हें उसके सही सलामत पहुंचने की ज्यादा टेंशन है, पर तुम अपने ही फियांसे को होटल की लॉबी में यूं अकेला छोड़कर जाने वाली थी। मयूरी बोली, वो मैं अभी भी कुछ सोचने लगी थी इसलिए ध्यान नहीं किया। आहान ने गुस्से में कहा, वाह ग्रेट, तो अब तुम्हारे पास मेरे अलावा सोचने के लिए भी कोई है। जैसे ही वो लोग लिफ्ट से अपने फ्लोर पर पहुंचे मयूरी जल्दी जल्दी आहान के पीछे आने लगी। उसे डर था कि आहान कहीं गुस्से में आकर उसे रूम के बाहर ही ना छोड़ दे। आहान ने दरवाजे पर रूम कार्ड लगाया और अंदर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जैसे ही मयूरी अंदर आने लगी वो दरवाजा बंद करने लगा, पर दरवाजा बंद हो पाता उससे पहले ही मयूरी आहान के हाथ से नीचे से निकलकर रूम के अंदर आ गई और चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गई। इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आंख उठाकर आहान की तरफ देख सके। आहान भी शॉवर लेने चला गया। मयूरी जानती थी कि आहान इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है।
पर वो जानबूझकर अहान को वहां लॉबी में अकेले छोड़कर नहीं आई थी। वो तो सुमित त्रिपाठी की एक झलक देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसे अपनी यादों वाले इंसान से मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, पर इसमें इतनी बड़ी बात भी क्या है? अहान कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो अगर मैं उन्हें वहां छोड़ आती तो वो कहीं खो जाते। ठीक है, अब मुझ जैसी प्रिंसेस भी ऐसे ही किसी को नहीं मनाएगी। फिर उसने सोचा, जब तक अहान नहा कर नहीं आ जाते तब तक मैं ये होटल ही देख लेती हूँ। उसने रूम कार्ड उठाया और बाहर चले गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मयूरी कुछ लोगों को रास्ता देने के चक्कर में डस्टबिन से टकरा गई। लिफ्ट के अंदर से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आए। उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो लोग किसी आदमी के पीछे पीछे जा रहे थे, पर जब उन लोगों ने वहां मयूरी को देखा तो वो उसकी तरफ आगे आते हुए बोली, कौन है ये लड़की? पकड़ लो इसे। मयूरी ने तुरंत कहा, वेट, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी और मुझसे ठोकर लग गई और ये डस्टबिन नीचे गिर गया। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता नहीं रोका है। इससे पहले कि वो उन्हें ये बता पाती कि वो यहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने आई है, उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, सब लोग हट जाओ। उस आवाज को सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स एक तरफ हट गए। मयूरी ने अपने सामने एक बहुत हैंडसम लड़के को खड़ा हुआ पाया, पर वाहन के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही हैंडसम था। उसने एक बहुत बढ़िया ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। उसकी एज भी कम ही थी, पर उसके प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर वो उसके बारे में जानना चाहती थी। कुछ सेकंड्स तक वो लड़का और मयूरी एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो लड़का धीरे से बोला, मेरे बॉडीगार्ड्स कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आप डर तो नहीं गई? इतना कहकर उसने मयूरी की तरफ हल्की सी स्माइल की और वहां से जाने लगा। तभी मयूरी अचानक से बोली, मेरा नाम मयूरी है, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्या आप ही यहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं? अगर आपके पास टाइम है तो मैं सॉरी कहने के लिए आपको कॉफी पर ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वो चलते चलते रुक गया और बिल्कुल शांत होकर बोला, सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। और जब उसने मयूरी का निराश चेहरा देखा तो उसने कहा, संकेत त्रिपाठी। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या? मेरा नाम संकेत त्रिपाठी है। इतना कहकर वो वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद भी मयूरी काफी देर तक वहीं खड़ी उसके बारे में सोचती रही। वो यही सोच रही थी कि क्या त्रिपाठी सरनेम इस शहर में इतना कॉमन है या फिर ये संकेत त्रिपाठी फैमिली से है। तभी उसे अचानक ध्यान आया कि अहान अब तक नहाकर बाहर आ चुके होंगे और उसे रूम में ना पाकर वो फिर से कहीं उससे गुस्सा ना हो जाए। वो तुरंत जल्दी से रूम की तरफ भागी। इस वक्त अहान अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी, पानी की बूंदें चमक रही थी। वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे ही अहान ने मयूरी को बाहर से आता हुआ देखा तो उसने अपनी आंखों की बाहें चढ़ाकर कड़क आवाज में कहा, मयूरी, तो मयूरी संकेत त्रिपाठी के बारे में ही सोच रही कहेगी मयूरी। तभी उसे याद आया कि वो अहान को रूम में अकेले ही छोड़कर आ गई थी। वो जल्दी से रूम में गई। अहान अभी अभी शॉवर लेकर आया और बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे बाहर से आता देख अहान ने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी मयूरी? मयूरी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही बाहर टहल रही थी। फिर उसने जैसे ही देखा कि अहान उसकी तरफ ही आ रहा है तो फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बोली, अहान, हम लोग कल क्या करने वाले हैं? अगर सुमित त्रिपाठी कल नहीं आ रहे हैं तो हमें उनसे मिलने के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन तक का वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या हम कल उस कलाइडोस्कोप वाले पासवर्ड का पता लगाने के लिए सोजल के पुश्तैनी घर चलें? हम अब जब इस शहर में ही आ गए हैं तो अपना टाइम वेस्ट करने का क्या ही फायदा। अगर आपको लास्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर टेंशन हो रही है तो हम अपने साथ वहाँ एक तो बॉडीगार्ड एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, नहीं तो हम माही को भी वहाँ साथ में ले जा सकते हैं। उसकी फैमिली का इस शहर में काफी दबदबा है और इसके होते हुए कोई हमें परेशान करने की कोशिश भी नहीं करेगा। अहान ने गुस्से से कहा, मयूरी। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर मयूरी ने डरते हुए कहा, क्या हुआ? अहान ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब तुम मुझसे छिपकर कुछ भी करती हो या मुझसे झूठ बोलती हो तो तुम उस बात को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगती हो। अब साफ साफ बताओ, तुम अभी अभी कहाँ गई थी और किससे मिले थी?
वो उसे नहीं बताना चाहती थी कि वो बाहर एक हैंडसम लड़के से मिलकर आ रही थी, पर उसका गुस्सा देखकर वो उसे सब बताने लगी। वो मैं ऐसे ही होटल देखने के लिए बाहर निकली थी, पर तब मैं एक हैंडसम लड़के से टकरा गई। मैं सच कह रही हूँ, कान्हा जी की सौगंध, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उस लड़के ने पहले मुझसे बात करना शुरू की थी। उसने उसे संकेत त्रिपाठी के बारे में बताया। फिर उसने आगे कहा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संकेत त्रिपाठी फैमिली का पोता हो सकता है? उसकी बात सुन आहान ने धीरे से कहा, हाँ हो सकता है। वो लोग जिस होटल में रुके थे उसे त्रिपाठी फैमिली ने ही बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आए लोगों के लिए बुक किया था। वैसे ये 5 स्टार होटल त्रिपाठी फैमिली का ही था। वहां आने जाने वाले हर एक इंसान पर कड़ी नजर भी रखी जा रही थी। होटल के हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। किसी भी इंसान का वहां ऐसे ही आना मुश्किल था, इसलिए आहान और मयूरी को लग रहा था कि संकेत त्रिपाठी फैमिली का ही कोई मेंबर है। मयूरी खुद से ही बोलती जा रही थी, सच कहूं तो संकेत त्रिपाठी देखने में बहुत हैंडसम है और इसे ध्यान से देखने पर मुझे उनका फेस किसी की याद दिलाता है, पर ये याद नहीं आ रहा किसकी। आई थिंक मुझे उनसे कुछ देर और बात करनी चाहिए थी, तब मुझे उनके बारे में कुछ और पता चल जाता। वहीं आहान इस वक्त इस बात से नाराज था कि मयूरी फिर से उसे भूल गई थी और सिर्फ संकेत त्रिपाठी के बारे में ही बोली जा रही थी। उसकी नाराजगी से अनजान मयूरी फिर बोली, मुझे अभी याद आया, संकेत त्रिपाठी जिस तरह से कम बोलता है वो मुझे सुजल की याद दिला रहा है। सुजल भी हमेशा से ही बहुत कम बोलती थी। चलिए ना आहान, हम बाहर जाकर देखते हैं, क्या पता संकेत त्रिपाठी अभी भी होटल में ही हो। आहान ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। मयूरी, तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, इस वक्त अगर तुम मेरे सामने कहीं के राजा या महाराजा को भी लेकर आ गई ना, तब भी मैं तुम्हें खुद से बचकर भागने का मौका नहीं दूंगा। आहान ये बात जानता था कि मयूरी उसे सिर्फ अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। सुजल का सरनेम भट्ट था, जबकि मयूरी जिस लड़की की बात कर रही थी उसका सरनेम त्रिपाठी था, और इन सब में बस उन दोनों की ही एक ही बात मिल रही थी कि वो दोनों कम बोलते थे बस। पर आहान भी मयूरी की शरारत समझ चुका था। आहान ने उसे तुरंत गोद में उठाया और उसे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। फिर उसने मयूरी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मयूरी, आज तो परी भी यहाँ नहीं है, इसलिए हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ देर रुककर उसने कुछ सोचते हुए उससे कहा, वैसे हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि सुजल के गायब होने के पीछे त्रिपाठी फैमिली का कोई लेना देना है भी या नहीं। अगर हम अभी सुजल के पुश्तैनी घर जाएंगे तो हमारी जल्दबाजी हमारे दुश्मन को चौकन्ना भी कर सकती है। तब मयूरी भी उसकी बात मान गई और हाँ में अपना सिर हिलाने लगी, और फिर माही ने भी उसे यही एडवाइस दी थी। मयूरी अभी उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी आहान उसके करीब जाकर बैठ गया और धीरे से उसके कान में बोला, इसका मतलब अगले 48 घंटे तक तुम पर पूरी तरह से सिर्फ मेरा राज है। फिर वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करने लगे। फाइनली बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन भी आ गया था। आहान उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट था, इसलिए आहान और मयूरी ने मस्ती मजाक करने के अलावा अपना ऑफिस का काम भी किया, जैसे शनाया ज्वेलर्स की तरफ से आने वाली टीम को अलग अलग काम देना और वहां प्रेजेंट किया जाने वाला प्रेजेंटेशन तैयार करना। इसके साथ साथ मयूरी को जब भी टाइम मिल रहा था वो त्रिपाठी फैमिली के बारे में कुछ न कुछ पढ़ते जा रही थी। जैसे ही बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन मयूरी माही से मिली, उसने सबसे पहले उससे संकेत त्रिपाठी के बारे में पूछा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, तुम अचानक उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? वैसे त्रिपाठी फैमिली में उसकी जगह हमेशा से ही बहुत स्पेशल रही है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बचपन से ही फैमिली के हेड के आसपास ही रहा है। कहते कहते माही चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं उन्हें कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो धीमी आवाज में बोली, वैसे सच तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने सुना है कि त्रिपाठी फैमिली में संकेत त्रिपाठी की एक स्पेशल जगह है। पर उसमें स्पेशल क्या है, इस बारे में सब अलग अलग बात बोलते हैं। पर ये बात मैंने जरूर सुनी है कि उनकी फैमिली में सुमित त्रिपाठी भी अपने फैमिली हेड से अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते, पर संकेत त्रिपाठी के लिए उनसे मिलना बहुत नॉर्मल बात है। अब ये बात कहाँ तक सच है मैं आगे कुछ नहीं कह सकती। एक तो मयूरी पहले ही इस बात से हैरान थी कि वो संकेत त्रिपाठी से मिली थी, पर उसे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वो ऐसे कैसे इतनी इजीली उस इंसान से मिल गई थी जिसका त्रिपाठी फैमिली में कोई स्पेशल स्टेटस था।
तभी माही ने उसे अपने करीब खींचा और बोली, वैसे तुमने मुझसे उसके बारे में क्यों पूछा? संकेत त्रिपाठी बिल्कुल उस फैमिली के हेड की तरह हैं, और इतना ही नहीं, अगर वो बाहर आते भी हैं तो बहुत कम बोलते हैं, इसलिए काफी लोगों को ये तक लगता है कि वो बोल ही नहीं सकते। उसकी बात सुन मयूरी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो गूंगे नहीं है, वो बोल सकते हैं, मैंने उन्हें खुद बोलते हुए सुना है। फिर उसने माही को बताया कि वो कैसे उस दिन संकेत त्रिपाठी से टकरा गई थी। मयूरी को वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा माही ने उसके बारे में उसे बताया था, और यहाँ तक कि संकेत ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की थी। उसकी बात सुनकर माही ने हैरान होते हुए कहा, ये सच में बहुत अजीब बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया हो? पर अगर ऐसा है तो उसने मुझ जैसी सुंदर लड़की को आज तक क्यों नहीं देखा? कुछ देर माही के साथ बात करने के बाद मयूरी फिर से आहान के पास आ गई और उसके पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल जाने लगी। उस हॉल में बहुत सारी सीट्स लगी हुई थी, वहाँ हजारों आदमी एक साथ बैठ सकते थे, पर आहान और मयूरी की सीट एक साथ नहीं थी। आहान रायजादा शनाया ज्वेलर्स का सीईओ था और वो वहाँ का स्पेशल गेस्ट भी था, इसलिए उसकी सीट सबसे आगे की लाइन में थी, जबकि मयूरी और शनाया ज्वेलर्स की बाकी टीम की सीट पीछे की लाइंस में थी। यहाँ बीच की सीट्स पर भी और बहुत से लोग बैठे हुए थे। ये देखकर मयूरी ने आहान से धीरे से कहा, आहान, आपकी और मेरे बीच की दूरी तो मुझे अब मूवी के हीर और रांझा जैसी लग रही है, काश मेरी सीट भी आपके पास में ही होती। इस पर आहान ने कहा, अगर तुम सबको बता देते कि तुम मेरे फियांसे हो तो ऑर्गेनाइजर्स तुम्हारी सीट जरूर मेरे पास ही रखते। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अब भी मेरी गोद में बैठ सकती हो, आई डोंट माइंड। ये सुनकर मयूरी शर्मा गई। तभी आहान ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे ये एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस ही तो है, उसके बाद तो तुम्हें हमेशा मेरे करीब ही रहना है। सो माय लविंग हीर, प्लीज टेक योर सीट। उसकी बात सुनकर मयूरी अपने गाल फुलाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और कॉन्फ्रेंस में आते हुए लोगों को देखने लगी। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट ही होने वाला था, पर उसे त्रिपाठी फैमिली का एक भी मेंबर वहां दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं आहान से बात करने के लिए बहुत सारे लोग उसे घेर कर खड़े थे। वहीं ज्यादातर बड़ी एज के लोग थे और बहुत कम फीमेल थी, और फीमेल्स थी भी तो वो भी सभी एजेड थी। यहाँ इस वक्त सिर्फ माही चंदेल ही सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसने बिजनेस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया था। मयूरी आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कॉन्फ्रेंस में होने वाले प्रोग्राम के बारे में वो पढ़ने लगी। सबसे पहले यहाँ ऑर्गेनाइजर्स की स्पीच होने वाली थी, पर इसमें ये नहीं बताया गया था कि त्रिपाठी फैमिली से स्पीच देने के लिए कौन आने वाला था। उसे पहले लगा कि स्पीच के लिए सुमित त्रिपाठी आएंगे, पर माही की बात सुनने के बाद उसे लग रहा था कि स्पीच के लिए संकेत त्रिपाठी भी आ सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिपाठी फैमिली के हेड के सबसे करीब संकेत है, तो फिर त्रिपाठी फैमिली के होने वाला हेड सुमित त्रिपाठी कैसे हो सकता है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी स्टेज पर अनाउंस किया गया कि सुमित त्रिपाठी स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। तभी उसने देखा सुमित त्रिपाठी ने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उनकी हाइट अच्छी थी और उनके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे। उनके स्टेज पर आते ही सबकी नजरें उन पर जाकर रुक गई, पर मयूरी उस इंसान को देखकर हैरान हो गई। जहां वो इतने दिनों से सुमित त्रिपाठी का चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड थी, वहीं जैसे ही उसने उनका चेहरा देखा, उसके दिमाग में फिर से वही पुरानी यादें याद आने लगी। वो उस दिन उनका चेहरा दूर खड़े होने की वजह से ठीक से नहीं देख पाई थी। हालांकि वो अभी भी उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी सीट बहुत पीछे थी, पर उन्हें देखकर मयूरी को फिर से अपनी वही धुंधली यादें याद आने लगी थी। उसे खुद ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कुछ दिनों से उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी तालियों की आवाज से मयूरी होश में आई। एक तरफ उसके दिमाग में वो पुरानी यादें और तस्वीरें घूम रही थी, और दूसरी तरफ से ये इतनी ज्यादा तालियों की आवाज उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे इस तरह परेशान देखकर साथ ही उसकी बैठी हुई सेक्रेटरी वैशाली ने उससे कहा, मयूरी क्या आप ठीक हैं? शनाया ज्वेलर्स की बाकी टीम के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी वैशाली भी वहां आई थी। पर इससे पहले कि मयूरी इसे कुछ कहती, तभी स्टेज से सुमित त्रिपाठी की आवाज आई, आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तभी मयूरी का सिर बहुत तेज दर्द करने लगा। उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो अपनी चेयर को कसकर पकड़े बैठी थी,
जब सुमित त्रिपाठी की स्पीच खत्म हुई तब जाकर मयूरी थोड़ा रिलैक्स हुई। उसे इस हालत में देखकर वैशाली को भी टेंशन हो रही थी। कुछ देर बाद मयूरी ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना सिर सामने के टेबल पर रख लिया। उसे सच में बहुत थकान महसूस हो रही थी। न जाने कितनी ही अनजान तस्वीरें और यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। कुछ ही देर में न जाने कब उसे नींद आ गई। नींद में भी उसे आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे उससे कोई कुछ बोल रहा हो। तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा हो। मयूरी, तुम ऐसे कॉन्फ्रेंस के बीच में सो कैसे सकती हो? कहते हुए किसी ने उसकी गाल को जोर से खींचा। मयूरी तुरंत जग गई। जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा खाली हो चुका था। यहाँ तक कि शनाया ज्वेलर्स की टीम जो उसके साथ यहाँ बैठी थी वो भी वापस होटल जा चुकी थी। इस वक्त उसके सामने अहान रायजादा खड़ा था। होश में आते ही मयूरी ने उससे कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मयूरी की तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं सो गई। पर जब उसकी नींद खुली तो वहाँ से सभी लोग जा चुके थे। वहाँ इस वक्त सिर्फ अहान ही था। उसने अहान से जब सुमित त्रिपाठी के बारे में पूछा तो उसकी बात सुनकर अहान ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, अब तक तो तुम घोड़े बेचकर सो रही थी और अब तुम्हें सुमित त्रिपाठी की याद आ रही है। ग्रेट। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, वैशाली बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? मयूरी खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ ही क्या हो रहा था। उसके दिमाग में तो बस वही यादें और तस्वीरें घूमती जा रही थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, मेरी सीट बहुत पीछे थी, वहाँ से मुझे सुमित त्रिपाठी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। अहान ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने उन्हें पहले देखा है? मयूरी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उन्हें कहाँ देखा है। पता नहीं क्यों, पर उन्हें देखकर मुझे वो जाने पहचाने से लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे अपनी बात कैसे समझाए। उसे सुमित त्रिपाठी के बारे में ऐसा लगता था जैसे वो उसके अतीत की यादों में कहीं था, पर वो उसके बारे में भूल चुकी थी। वो जब भी उसे देखती थी तो उससे जुड़ी यादें उसके दिमाग में आ जाती थी, और मयूरी अब खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये सब सच था या फिर उसका भ्रम। अहान ने उससे स्माइल करते हुए कहा, वैसे तुम अब भी सुमित त्रिपाठी से मिल सकती हो। आज रात को एक पार्टी है और त्रिपाठी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से शायद सुमित त्रिपाठी भी उस पार्टी में आएंगे। इतना कहकर वो मयूरी का हाथ पकड़कर आराम से उसे रूम में ले गया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए नीचे आ गए। तभी उन्हें वहाँ माही मिल गई। मयूरी को देखकर वो बोली, कैसा रहा बिजनेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ? आज तो तुमने सुमित त्रिपाठी को भी देख लिया होगा, तो बताओ अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पर मयूरी उसे कुछ नहीं कह सकी। उसे चुप देखकर माही फिर बोली, वैसे मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा चांस है। तुम इस बात की परवाह मत करो कि तुमने पहले सुमित त्रिपाठी के साथ क्या किया है। बस जैसे ही तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिले तुम खुद आगे बढ़कर उनसे सॉरी कह देना। वहीं इस वक्त त्रिपाठी फैमिली में सब कुछ है। अगर उन्हें तुम पर दया आ गई तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान भी बख्श दें। उसकी बात सुन मयूरी हैरान होकर बोली, तुम्हारा मतलब है जो इंसान मेरी जान लेना चाहता है वो सुमित त्रिपाठी है? उसकी बात सुनकर माही ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर त्रिपाठी फैमिली में अपने मॉम डैड के अलावा सुमित त्रिपाठी का स्टेटस ही सबसे ऊंचा है। भले ही वो तुम्हारी जान ना लेना चाहते हो, पर अगर उनकी फैमिली में से कोई ऐसा करना चाहता होगा तो उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। पर मयूरी को जो धुंधली यादें आ रही थी वो तो माही की सोच से बिल्कुल अलग थी। पर माही भी यहाँ उससे इस बारे में बात नहीं करने आई थी। उसने मयूरी से कहा, आज रात को पार्टी है, क्या तुम अपना गाउन लाई हो? अगर नहीं लाई हो तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चल सकते हैं। उसकी बात सुन मयूरी ने तुरंत अहान की तरफ देखा, जैसे वो इस बात पर उसकी राय जानना चाहती हो। वो तुरंत समझ गया और बोला, पहले कुछ खा लेते हैं फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, ओके। उन दोनों को इस तरह देखकर माही ने एक गहरी सांस ली। तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे लगता है कि इस दुनिया में मैं बस एक ही सिंगल रह गई हूँ। काश कोई मेरा साथ देने वाला भी होता, वरना इतने पैसों और खूबसूरती का क्या फायदा। एनीवे, मैं तो डाइट पर हूँ, इसलिए तुम लोग आराम से अपना खाना एंजॉय करो।
मैं वापस घर जा रही हूँ, हम बाद में फोन पर आराम से बात करेंगे। फिर वो दोनों भी खाना खाने के लिए सीट पर बैठ गए। मयूरी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उसके साथ शॉपिंग पर बोर हो जाएगा, पर फिर भी अहान उसके साथ गाउन खरीदने जाना चाहता था। उसकी इस बात से मयूरी भी मन ही मन बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि उसने जरूर पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसे अहान जैसा पार्टनर मिला। वो दोनों इस शहर में नए थे, इसलिए मयूरी ने माही को अपने साथ चलने के लिए बुला लिया था। जल्दी वो दोनों मॉल भी पहुंच गए। मयूरी के साथ यहाँ अहान और रिया भी आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ माही बिल्कुल अकेली आई थी। तभी माही ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये शॉपिंग मॉल त्रिपाठी फैमिली का ही है। यहाँ काफी सारे ऐसे बुटीक हैं जो स्पेशली गाउन ही रखते हैं। मयूरी ने कभी नहीं सोचा था कि माही उन्हें त्रिपाठी फैमिली के मॉल में ही आने को कह देगी। त्रिपाठी फैमिली के इस शहर में बहुत से बिजनेस थे। मयूरी और माही पहले तो यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए गाउन ही लेने आए थे, पर जब मॉल में उन्होंने सॉफ्ट टॉय देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाए और बच्चों की तरह खुश होकर उनकी तरफ चले गए। अहान और रिया भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ देर में मयूरी और माही कुछ सॉफ्ट टॉयज लेकर आती हुई दिखाई दी। माही तो सीधा कैश काउंटर पर पेमेंट करने चली गई, पर मयूरी अहान के पास आकर स्माइल करते हुए बोली, जानू, क्या आप मेरे लिए टेडी बियर खरीद देंगे? मयूरी के मुंह से इतने रोमांटिक वर्ड सुनकर अहान मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी उसने अपना दूसरा हाथ अहान को दिखाते हुए कहा, ये देखिए अहान, कितने क्यूट पेंडेंट हैं, ये मैंने परी के लिए लिए हैं। उसकी बात सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए अपना कार्ड निकाला और मयूरी को पेमेंट करने के लिए दे दिया। गाउन खरीदने से पहले ही मयूरी और माही के हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स इकट्ठा हो चुके थे। ये देख माही ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पहले लगता था कि सिर्फ मुझे ही शॉपिंग करना पसंद है, पर अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। मयूरी अहान के लिए कुछ खरीदने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इससे पहले उसने उसके लिए कुछ भी इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि अहान की सभी ड्रेसेस स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई जाती थी। मयूरी ने कैश काउंटर पर पेमेंट करते हुए कहा, एक ये वाला और ये दोनों भी प्लीज, आप इन सबको पैक कर दीजिए। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने अहान की तरफ देखते हुए कहा, अहान, आपको ये पसंद तो है ना? अहान ने प्यार से उसके गाल खींचे और कहा, हाँ, तुम मेरे लिए जो भी खरीदोगी मुझे वो सब पसंद है। ये सब देखकर अहान सच में बहुत खुश हो गया था। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जब मयूरी और माही थक गई, तब जाकर उन्हें याद आया कि वो लोग यहाँ पार्टी के लिए गाउन खरीदने आए थे, पर वही खरीदना भूल गए। जैसे ही वो गाउन खरीदने एक बुटीक में गए तो एक सेल्समैन आगे आकर बोला, वेलकम मिस माही। माही उसकी रेगुलर कस्टमर थी। उसने मयूरी से कहा, मैं अक्सर इस बुटीक में आती हूँ और यहाँ मुझे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मेरी पसंद की ड्रेस मिल जाती है। ये लोग एक डिजाइन के सिर्फ एक ही ड्रेस बनाते हैं, इसका मतलब है आपकी जैसी ड्रेस किसी और के पास हो ही नहीं सकती, है ना इंटरेस्टिंग? माही मयूरी को एक गाउन सिलेक्ट करने को ले गई। अहान आराम से काउच पर बैठकर कॉफी पीते हुए उन्हें देख रहा था। जैसे ही मयूरी एक गाउन लेकर ट्राई करने अंदर जाने लगी, तभी अचानक सभी सेल्समैन एक साथ लाइन में खड़े हो गए। मयूरी ये सब देखकर हैरान हो गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, मिस्टर संकेत त्रिपाठी। जैसे ही मयूरी ने अपना सिर घुमाया, उसकी नजरें संकेत त्रिपाठी से जा मिली। उसके चेहरे पर अभी भी बिल्कुल वही शांत एक्सप्रेशन थे जैसे मयूरी ने पहले देखा था। आज भी उसके साथ वहाँ काफी सारे बॉडीगार्ड आए थे, पर मयूरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो अपनी नजरें उस पर से हटाकर वहाँ खड़े हर इंसान की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर काउच पर बैठे अहान रायजादा पर पड़ी। अहान की पर्सनालिटी ऐसी थी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। जैसे ही अहान ने अपने आसपास हलचल देखी, वो जल्दी से जाकर मयूरी के पास खड़ा हो गया। मयूरी ने धीरे से उससे कहा, ये संकेत त्रिपाठी हैं, वही जिससे मैं उस दिन टकरा गई थी। अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ वही ना जिसका बहाना बनाकर तुम मुझसे बचकर भागना चाहती थी। मयूरी ने अपने मन में कहा, आप मुझे कभी खुद से बचकर भागने देते ही कहाँ हैं? पता नहीं अब मेरा क्या ही होगा। अब तो मुझे भी यही लगता है कि परी को अब जल्दी उसका भाई मिलने वाला है। वहीं अहान इस वक्त ये सोचकर स्माइल कर रहा था कि वो फाइनली मयूरी का ध्यान संकेत त्रिपाठी से हटाने में कामयाब हो गया। तभी संकेत अहान की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ आगे आया और बोला, मिस्टर अहान रायजादा, मैं काफी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था, तो कैसे हैं आप? अहान ने भी उसकी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फाइन मिस्टर संकेत, आप कैसे हैं?
कुछ सेकंड उससे बात होने के बाद संकेत ने वहां खड़े स्टाफ के हाथ से एक ड्रेसेस का बॉक्स लिया और वहां से चला गया। वहीं आहान जानबूझकर मयूरी के सामने खड़ा हो गया था ताकि वो संकेत को ना दिख सके, और जब तक मयूरी आगे बढ़कर उसे देखने की कोशिश करती वो वहां से जा चुका था। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या वो चला गया? आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है क्या? भले ही मयूरी उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर वहां खड़ी सेल्स गर्ल उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी, मिस्टर संकेत त्रिपाठी सच में कितना हैंडसम है, आज फाइनली मैंने उनकी आवाज भी सुन ली। दूसरी सेल्स गर्ल ने कहा, उनकी तरह उनकी आवाज में भी जादू है। उन सेल्स गर्ल्स की बातें सुनकर मयूरी आहान की तरफ नाराज होकर देखने लगी और धीरे से बोली, हैंडसम लड़कों को देखने का राइट इस दुनिया में हर लड़की का है, समझाए छे कि रिपीट करूं? तभी दूसरी तरफ खड़ी हुई कुछ सेल्स गर्ल्स की आवाज सुनाई दी जो चुपचाप आहान की फोटोज क्लिक कर रही थी। वो कह रही थी, ओह माय गॉड, कोई लड़का इतना ज्यादा हैंडसम और हॉट कैसे हो सकता है? और ये मिस्टर है कौन? दूसरी लड़की ने कहा, तुम इन्हें नहीं जानती, ये आहान रायजादा है, सूरत के टॉप बिजनेस टाइकून। ये सच में हर एंगल से एकदम परफेक्ट लगते हैं। तभी पहली वाली लड़की ने फिर कहा, और इनके साथ ये जो लड़की खड़ी है ये कौन है? क्या ये इनकी गर्लफ्रेंड है? अरे यार, तब तो आई हैव लॉस्ट द चांस। जब वो लड़कियां आहान के बारे में इस तरह बातें कर रही थी तो मयूरी को गुस्सा आ गया। उसे इतना गुस्सा देख आहान ने उसके करीब जाकर उससे कहा, हैंडसम लड़कों को देखने का राइट सभी लड़कियों का होता है ना? उसकी बात सुनकर मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और उसने आहान की टाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोली, इस लाइन में मुझे थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। हैंडसम लड़के जो सिंगल हो उन्हें देखने का राइट सबको है, पर आप तो ऑलरेडी मेरे हैं, इसलिए आप इस कैटेगरी से पहले ही आउट हो चुके हैं। समझाए छे कि रिपीट करूं? आहान इस तरह मयूरी को खुद पर हक जताते हुए देखकर बहुत खुश हो गया था और उसने तुरंत उसे हल्के से किस कर दिया। ये देखकर वहां खड़ी सेल्स गर्ल्स के साथ साथ माही भी बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी, पर मयूरी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। फिर उसने अपना सिलेक्ट किया हुआ गाउन उठाया और उसे ट्राई करने के लिए जाने लगी। जाते वक्त उसने माही को भी उसका गाउन ट्राई करने को बुलाया, पर वो मजाक करते हुए बोली, अभी अभी जो यहाँ हुआ उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अगर मैं भी अभी तुम्हारे साथ अंदर गई तो कहीं मैं तुम्हारी जान ही ना ले लूं, इसलिए बेटर यही होगा कि पहले तुम ये गाउन ट्राई कर लो और उसके बाद मैं अपना गाउन ट्राई कर लूंगी। इतना कहकर वो स्माइल करने लगी। फिर उन दोनों ने अपना अपना गाउन ट्राई किया। इसके बाद सारी शॉपिंग हो जाने के बाद वो वहां से बाहर आ रही थी। बाहर आते वक्त मयूरी कैशियर से संकेत त्रिपाठी के बारे में खुद को पूछने से रोक नहीं पाई और बोली, क्या मिस्टर संकेत त्रिपाठी यहाँ अक्सर आते हैं? कैशियर बोला, ये त्रिपाठी फैमिली का पर्सनल बुटीक है जहाँ वो लोग स्पेशल ऑर्डर पर अपनी ड्रेसेस बनवाते हैं। मिस्टर संकेत त्रिपाठी अक्सर किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग या पार्टी के लिए यहाँ से अपने सूट बनवाते हैं। वैसे आज तो वो रूटीन चेक के लिए आए थे और साथ ही उन्हें सीईओ त्रिपाठी का भी सूट लेना था। उसकी बात सुन मयूरी ने हैरान होकर कहा, सीईओ त्रिपाठी? तभी माही ने धीरे से उसके पास आकर बताया कि सुमित त्रिपाठी ही सीईओ त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी कॉर्पोरेशन के ज्यादातर मैटर्स को आजकल वही देखते हैं, इसलिए सब उन्हें इसी नाम से बोलते हैं। मयूरी ने कहा, तो उनका और मिस्टर संकेत का क्या रिश्ता है? तब माही ने बताया, मिस्टर संकेत सुमित त्रिपाठी के भतीजे हैं। सुमित त्रिपाठी का अपना कोई बेटा नहीं है, बस एक बेटी है। हालांकि मैंने सुना है कि संकेत त्रिपाठी फैमिली के हेड के काफी करीब है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो सुमित त्रिपाठी के इतना करीब है कि उनका बिजनेस